नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी। हम अजय त्रिपाठी जी आज समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। कई उनके समर्थन में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो क्षेत्र है गुना और सीपरी, वहां भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची है, चाहे देशराज सिंह यादव के बेटे योगेंद्र हों, चाहे बैजनाथ यादव हों, और अब कई अन्य नेताओं के भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने की संभावना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय त्रिपाठी साहब। नमस्कार। त्रिपाठी जी, आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहां खड़ा पाते हैं? देखिए रविंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, जो व्यक्ति की बजाय एक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सिंधिया राज परिवार, सिंधिया राजवंश, और ग्वालियर अंचल में आप चले, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, दतिया, इस पूरे इलाके में उनका एक अलग अपने तरह का ऑरा, उसको पॉलिटिकल ऑरा से अलग रखा जाए। तो जब दोनों ऑरा की हम तुलना करते हैं तो ये माना जाता है कि पॉलिटिकली वो कमजोर हुए हैं, स्वाभाविक रूप से कमजोर हुए हैं, लेकिन जो उनका एक ऑरा है सिंधिया परिवार का, उसमें अभी उतनी कमी नहीं मुझे दिखाई पड़ती है। जी देखिए, सिंधिया परिवार के ओहरे में कमी नहीं है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि राजनीतिक रूप से वो कमजोर हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, केंद्र में मंत्री बने हैं, राज्यसभा सदस्य बने हैं, और 11 मंत्री उनके खुद के इस समय कैबिनेट में है। इसके बाद भी वो राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। कारण क्या है? देखिए, सिंधिया परिवार जब भी राजनीति में रहा, देखिए इसके पहले जब राव सिंधिया जी हुआ करते थे, और उसके पहले राजमाता साहब हुआ करती थी, या जितने भी हैं, वसुंधरा जी हैं, यशोधरा जी हैं, ये एक यशोधरा जी को अगर छोड़ दिया जाए, वो जो कि पॉलिटिक्स में बहुत लेट आई थी, बाकी जब माधवराव जी थे, राजमाता साहब थी, वसुंधरा जी थी, रविंद्र जी आपने देखा होगा कि ये लोग व्यक्ति की बजाय व्यवस्था होते हैं, और ये जिस व्यवस्था में काम करते हैं उस व्यवस्था में खुद व्यवस्था होते हैं। ये माना जाता है कि सिंधिया राजवंश से राजनीति करता है तो व्यवस्था के रूप में करता है। सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे, उनके साथ हो रहा था, उनके पिता का एक तमाम बड़ा हो रहा था, उन्होंने जो बिछाया था रेड कारपेट, उस पर चल के राजनीति में आए। और कांग्रेस में चूंकि सिस्टम का पालन होता है, सिंधिया परिवार, सिंधिया राजवंश, सिंधिया खानदान की जो सिस्टम था, जो परंपरा थी, उसका पालन कांग्रेस में किया जाता था, इसलिए कांग्रेस में सिंधिया खुद व्यवस्था थे अपने आप में। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, नरेंद्र मोदी भी सिस्टम का एक अंग है, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ सिस्टम का एक अंग है, और सिस्टम के तहत काम करना पड़ता है। तो जब एक सिस्टम के तहत आप काम करते तो आपका जो व्यवस्था थे वो एक थोड़ा सा डामाडोल होते, बार ऐसा दिखाई पड़ने लगता है कि आप कमजोर हो रहे हैं, और शायद सिंधिया के साथ यही सब कुछ हो रहा है। तो एक बात हो रही है कि जैसी उम्मीद की जा रही थी कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यहाँ के रंग ढंग में बस और रच जाएंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है? एक दूध में शक्कर की तरह घुल जाना चाहिए था। आज भी जब बात की जाती है तो सिंधिया समर्थक भाजपा कार्यकर्ता और पुराना भाजपा कार्यकर्ता, इस तरह की बात क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि जहां तक मैं समझ पाता हूं कि उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक है, जिन्होंने उनको महाराज के रूप में पूजा है, महाराज के रूप में सियासतदारी की है, वो उनको पानी में शक्कर की तरह घुलने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब वो घुलना पड़ता है तो इसमें आम आदमी बनना पड़ता है। ये बीजेपी की अपनी वर्किंग है, संघ की अपनी परंपरा है, क्योंकि बीजेपी आप भी जानते हैं संघ के परंपरा पर काम करती है। यहाँ पे बड़े से बड़े नेता हमने खुद देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले जो लोग कांग्रेस से छोड़कर आए, वो चूंकि कद्दावर नहीं थे, बड़े कद्दावर, मतलब मेरा कहने का मतलब वो राजनीतिक रूप से मजबूत थे, लेकिन किसी रियासत से नहीं थे, तो वो रम गए, रच गए, बस गए। लेकिन जो लोग सियासत से आए हैं राजनीति में, यहाँ तमाम राजनीतिक परिवार ऐसे हैं, जो कि सिंधिया जैसे परिवार, या बाकी आप देखिए ना, जहाँ के भी लोग ऐसे लोग आए हैं, वो कोई भी हो, वो रच बस नहीं पाए। आज खुद देखिए ना, वसुंधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी में होने के बावजूद रच बस नहीं पा रही है पूरी तरह से। यशोधरा जी पूरी तरह रच बस नहीं पा रही हैं। राजमाता साहब चूंकि संस्थापक थी बीजेपी की, वो उनके मुताबिक बीजेपी ढल गई थी, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। ऐसे में एक आम आदमी की तरह बीजेपी की वर्किंग को सिंधिया जी को समझना पड़ेगा, और नहीं समझ पाएंगे तो यही स्थिति उहापोह, मुझे जो मैं कह सकता हूँ कि एक उहापोह की स्थिति में ज्योतिरादित्य जी हैं, और उनकी पूरी टीम उहापोह की, कि महाराज साहब हुआ करते थे वहां पर, और बीजेपी में आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, एक आम कार्यकर्ता बन के रह जाते हैं। वही सिंधिया की समस्या हो रही है। अजय जी, ग्वालियर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। हम सुनते हैं देव श्रीमाली जी को। देखिए, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीतिक दोराहे पर खड़े हैं, बल्कि ये कहें कि चौराहे पर खड़े हैं। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकार्यता हो नहीं पा रही है, और उनके समर्थकों में भी इसकी बेचैनी है। तो दोनों तरह से
वो दोनों में से किसी को भी संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है। जहाँ तक 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव के बीच में दोनों की राजनीतिक हैसियत का अंतर नापे तो ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के चुनिंदा बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी अभी वह हैसियत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्थान बहुत नीचे आता है जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है उसके हिसाब से। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो पिछले चुनाव में जो 34 विधानसभा हैं उनमें से लगभग 20 से लेकर 25 तक विधानसभा क्षेत्रों के टिकट ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर या उनकी पसंद से ही फाइनल हुए थे। जो इक्का दुक्का ताकतवर नेता हैं, हर जिले में 1 या 2 ऐसे होते थे जहां पर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या अरुण यादव या सुरेश पचौरी के लोगों को टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संभावनाएं फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि वो जीतने वाले लोगों को टिकट देंगे तो इन्हें लोग बदलना पड़ेंगे। संगठन के स्तर पर तो इनकी हालत और भी खराब है। अब जो तीसरा सवाल है रविंद्र जी आपका, वो है कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो ये बताना तो खैर भविष्य वक्ताओं का काम होता है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं ये कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को सेलिब्रिटी बहुत पसंद आती है, ये बात सही है। राजा महाराजा भी बहुत पसंद आते हैं, फिल्म कलाकार भी बहुत पसंद आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो उनके साथ भीड़ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस और इनका स्थान नहीं है। वहाँ बैठने का, बोलने का, चालने का, बैठकों का सब कुछ एक सेट मॉडल होता है जो किसी भी कैडर बेस्ड पार्टी में आने वाले लीडर बेस्ड पार्टी के नेता के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, उनको एडजस्ट नहीं कर सकता। तो समस्या सिंधिया के खुद के लिए जितनी नहीं है जितनी सिंधिया के समर्थकों के लिए है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि सिंधिया के समर्थकों का ज़्यादातर का भविष्य अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने सुना देव श्रीवाली जी का साफ साफ कहना है कि सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद खोया है, पाया कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको अजय त्रिपाठी जी? देव श्रीवाली जी कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ खो रहे हैं, लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, अविश्वास का संकट पैदा हो गया उनके साथ में। आपका क्या सोचना है इस बारे में? नहीं, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि जब दो तरह के और की हम बात करते हैं, एक ज्योतिरादित्य वो अपने समर्थकों में भी मतलब जो विश्वास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा होता जा रहा है उनके प्रति। वही मैंने आपसे कहा कि 2 ऑरा पे काम करता है। सिंधिया जैसे लोग 2 ऑरा में होते हैं, एक उनका अपना ऑरा होता है पॉलिटिकल ऑरा, जिस ऑरा में वो कमजोर पड़ रहे, मैंने भी आपसे कहा। लेकिन सिंधिया सियासत, सिंधिया खानदान, ये ऑरा भी मुझे लग रहा है कई पीढ़ियों तक अभी बना रहेगा और वो कम नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को देखिए रविंद्र जी, कार्यकर्ता को टिकट चाहिए। उसको लगता है कि जब महाराज कांग्रेस में थे तो बड़े पावरफुल हुआ करते थे, उसको आभास होता था वो महाराज जो कहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन उनके सिंधिया जी को भले समझ में ना आए, लेकिन उनके कार्यकर्ता को, उनके समर्थकों को, उनके कार्यकर्ता को समझ में आ गया कि यहाँ उतना सहज नहीं है टिकट दिला पाना। यहाँ एक सिस्टम काम करता है बीजेपी में, तमाम बैरिकेड्स होते हैं, तमाम पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को उतरने के बाद यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो टिकट नहीं दिला पाएंगे। तो जो आप जो कह रहे थे, आपकी जो चर्चा का मूल कंसंट्रेशन है, मूल केंद्र विषय है, वो यही है कि चुनाव नजदीक आ रहे, कार्यकर्ता में उहापोह की स्थिति बन रही है। महाराज भले उहापोह में ना हो, लेकिन कार्यकर्ता उहापोह की थी कि महाराज उतनी दबंगई के साथ, उतनी दमदारी के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। कांग्रेस में तो अड़ जाते थे कि ये सिंधिया खेमे कितने टिकट मिलना ही तो टिकट मिलते थे, लेकिन बीजेपी में वो संभव नहीं है। कार्यकर्ता समझ गया पिछले कुछ दिनों में, इसलिए कार्यकर्ता में वहां पर। देखिए अजय जी, जो सवाल मैं पूछना चाहता था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि जितनी टिकट वो कांग्रेस में रह के दिला पाते थे वो शायद भाजपा में नहीं दिला पाएंगे। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। करीब 22 लोग उनके साथ में, 22 विधायकों ने उनके साथ पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस। उनमें से 7 लोग उपचुनाव हारे थे। 22 में से 7 हार गए, 15 लोग अभी भी हैं, जिनमें से 11 मंत्री हैं। आपको लगता है कि इन 22 लोगों को वो इस बार टिकट दिला पाएंगे? नहीं, देखिए वही मैंने आपसे कहा कि बीजेपी में संभव नहीं है 22 के 22 लोगों को टिकट। ये वो बीजेपी है जिस बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त एकदम हाशिए पर कर दिए जाते हैं। मगर हम एमपी की बात करें तो बाबूलाल गौर,
कैलाश सारंग, कैलाश जोशी, सुंदर पटवा सब हाशिए पर कर दिए गए। एकदम से अब सत्ता परिवर्तन होता है, यहाँ कोई चूनी होती, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। कार्यकर्ताओं को जो आभास हो रहा है तो उन्हें साफ साफ लग रहा है कि कम से कम जो लोग पिछला चुनाव हार गए थे वहाँ विकल्प है। जो बीजेपी के लोग चुनाव वहाँ पर लड़े थे पहले 2018 के चुनाव में, वो तैयार हो रहे हैं। तो दो लोगों के बीच टकराव होगा, और टकराव की स्थिति में आप जानते हैं कि फैसला सत्ता पक्ष के जो भी होगा। अजय जी, ये अंतिम सवाल है मेरा, और बड़ा सीधा साधा सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं आपसे। आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य क्या लग रहा है? क्या ये संभावना है कि वे फिर से कांग्रेस का दरवाजा खटखटा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि एक उनके साथ जो तमाम ऑरा है, तमाम जो प्रतिबद्धताएं हैं, वो उनको मुश्किल में डाल सकती हैं। और कांग्रेस फिलहाल सिंधिया जी की वापसी की प्रतीक्षा भी नहीं करेगी। लेकिन अगर सिंधिया अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें कार्यकर्ताओं के हुजूम से, जिंदाबाद के नारों से बाहर निकलकर बीजेपी में एकाकार होना पड़ेगा। और शायद आने वाले कुछ सालों बाद, 5 साल 10 साल बाद, सिंधिया बीजेपी में बहुत पावरफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय त्रिपाठी जी। इन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है हर राजनीतिक खबर का, हर राजनीतिक घटनाक्रम का, और उनका कहना है कि सिंधिया जी को पहले भाजपा के रंग ढंग में ढलना पड़ेगा यदि भाजपा से कुछ चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए बंद हैं और शायद वो दरवाजे पर पहुंचेगी भी नहीं। नमस्कार, आपको ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।